आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने वाला है लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या। और पाठचर्या में देखते हैं पहला प्रश्न। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसीसी विद्वान गारसा द ताशी का है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी लिखा, जो कि सामान्य तौर पर उर्दू कवियों के साथ साथ कुछ हिंदी कवियों का उल्लेख किया उसमें, लेकिन उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों की युगपत सत्ता को ध्यान में रख करके यह बात स्वीकार की कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप का सर्वाधिक निकट है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की जो भाषा है वह आधुनिक खड़ी बोली के रूप के सर्वाधिक निकट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। और नरपति नाल ने लिखा है विसल देव रासो, जबकि दलपत विजय ने लिखा है खुमाण रासो। और चंद्रबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का कार्य जल्लहड़ ने किया था, जो कि पृथ्वीराज के पुत्र थे, क्षमा करें, चंद्रबरदाई के पुत्र थे। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो यह आलवर संत महिला आंडाल ने कहा था। यह दक्षिण भारत की मीरा भी कही जाती हैं। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को स्वीकार किया। ए विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं और सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। यह ईश्वर दास की रचना है और यह मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जबकि मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका में काशी के लिए वर्णित रूप जो है वह कामधेनु है। कामधेनु को तुलसीदास ने विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु का रूपक वर्णित किया है। अगला प्रश्न, राम और सीता विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो केशव दास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया। रामचंद्रिका उनकी कृति है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है और रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास नाम से जाने जाते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित रचना लिखी गई है नरोत्तम दास द्वारा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। ध्रुव चरित, सुदामा चरित और विचारमाला काव्य ग्रंथों के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्माकर भट्ट की रचना है प्रबोध पचासा। इसके अलावा राम रसायन, जगत विनोद, प्रताप सिंह विरदावली और हिम्मत बहादुर विरदावली भी रचनाएं पद्माकर की ही हैं। अगला प्रश्न, कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार के रचनाकार आपके हैं घनानंद जी। सुजान सार, कोकसार, इश्कलता, विरह लीला, कृपाकंद, यह रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बोधा का असली नाम क्या था? तो पन्ना के नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन को बोधा नाम दिया था। विरह वारिश और इश्कनामा जैसी रचना करने वाले बुद्धसेन ही बोधा के नाम से जाने जाते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में आपको अलंकार का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास,
भाषा में कविता करी जड़मति केशव दास। यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन केशव दास का है। उन्होंने अपनी बुद्धिहीनता को बताने के लिए कहा था और हिंदी भाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा था। वैसे तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और उनकी रचना के संदर्भ में वे कहते हैं कि केशव दास जी कहते हैं कि हमारे घर में तो जो दास दासियां हैं वह भी संस्कृत भाषा में बात करते हैं, लेकिन मैंने संस्कृत भाषा को छोड़ करके जन सामान्य की भाषा हिंदी में रचना की। यह मैं अपने कुल का सबसे मूर्ख या मंदमती व्यक्ति हूं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण काल। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य लिखने वाले हैं गुरु भक्त सिंह। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यह पंक्तियां आपकी हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बड़ा ही चर्चित प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप दे देंगे। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि रचनाएं करने वाले द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? तो चिरगांव जिले में जन्म लेने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी के चिरगांव जिले में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया जैसी रचनाएं की। अगला प्रश्न, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो यह पंक्तियां भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक से यह पंक्तियां उद्गृत हैं, जिसका अर्थ है जो एक भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को दर्शा रही हैं। अगला प्रश्न है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं?
तो द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा जी हैं। यह प्रेम और मस्ती के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो जवाब हो जाएगा इसका छायावाद। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से अवतरित हैं, या यह किस रचना की पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन रश्मिरथी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि इसमें अज्ञेय हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो यह काव्य पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो सदल मिश्र जी की कृति इसमें आपको बतानी है। तो आप जानते हैं नाचिकेतोपाख्यान, यह रचना सदल मिश्र जी की रचना है। और प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, जबकि प्रेम योगिनी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और सुख सागर लिखने वाले सदा सुखलाल जी हैं। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यह काव्य पंक्तियां श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? तो अंधा युग नाटक की सबसे बड़ी समस्या है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक है और इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या का वर्णन है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो मादा कैक्टस नाटक लिखने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्री निवास दास जी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया श्री निवास दास का है। अगला प्रश्न, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित उपन्यास है? तो रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है और इस उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसका डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण बामन दास और विश्वनाथ प्रसाद ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रची गई स्त्री विमर्श पर आधारित रचना है, जिसकी मुख्य पात्र बेला बहू और उजाला हैं। तो बेला बहू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बावन ने दो आजाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में माप लिया, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको सही सुमेलित जो नहीं है उसका चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी परिंदे महेश्वर। परिंदे महेश्वर यह पात्र सुमेलित नहीं है। परिंदे निर्मल वर्मा की कृति है और महेश्वर इसका पात्र नहीं है। इसमें लतिका, सुधा, जूली, करमुद्दीन आदि इसके पात्र हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कफन में बुधिया, रोज में मालती और उसने कहा था में लहना सिंह प्रमुख पात्र के रूप में हैं। अगला प्रश्न भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। तो यह व्यंग और निबंध दोनों है, दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको यह निबंध के ही अंतर्गत है, ए विकल्प रख सकते हैं राइट आंसर में। अगला प्रश्न मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो मैंने सील पहुंचाई यह ललित निबंध लिखा गया है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों में विनोद प्रियता प्रधान रूप से देखने को मिलती है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने बड़े ही अच्छे निबंध लिखे हैं, जैसे बात, मौत, घूरे का लत्ता बिने, कनातन का डौल बांध है, समझदार की मौत और वृद्ध, नाक, भौं आदि रचनाएं करने वाले प्रताप नारायण मिश्र जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी रचनाओं में, निबंधों में विनोद प्रियता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास और सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक और नीण का निर्माण, यह तीनों ही कृतियां उनकी हैं। जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीण का निर्माण फिर 1970 ईस्वी और बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक, यह रचना हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और अपनी खबर यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें स्मृति के कण का प्रकाशन काल 1959 ईस्वी है, 1959 ईस्वी। और इसके बाद हम हशमत, यह रचना जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई 1977 ईस्वी की रचना है।
जबकि ली कलिक भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई रचना 1980 ईस्वी की है और वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया संस्मरण है और यह सारी रचनाएं संस्मरण विधा की हैं। 1984 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि गीत का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका के एक छंद के चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? तो इसमें चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। अगला प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रयत्न के आधार पर इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें पुस्तक शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, बाकी मुनि, चाकू और घर यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में समास आपसे पूछा जा रहा है तो मुख चंद्र के समान है, कर्मधारय समास का यह उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्व्यवहार में उपसर्ग आपका हो जाएगा दो उपसर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो इसमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सागर। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सरिता नदी का पर्यायवाची है। सरोवर का अर्थ तालाब होता है और जलद का अर्थ बादल होता है। अगला प्रश्न है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो इसमें टुक और टुक, टुकड़ा और फटा हुआ, यह अर्थ युग्म संगत नहीं है, क्योंकि इसमें टुक का अर्थ होता है थोड़ा और दूसरे टुक का अर्थ होता है टुकड़ा। तो बाकी अंश और अंश का अर्थ होता है, अंश का अर्थ हिस्सा, कंधा या सही है। दंश और दश का अर्थ दस और डंक सही है। अथक और अकथ का हो जाएगा बिना थके और जो कहा न जा सके, यानी इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है। तुम जाओ और खाना खाओ यह वाक्य आज्ञावाचक है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अथवा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।